हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैंडमायर अपक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। अब सैंडमायर अपक्रिया क्या होती है? सैंडमायर अपक्रिया में क्या होती है कि ये जो साल्ट है, डाईएजोनियम साल्ट है, जो डाईएजो साल्ट है, उससे क्या बनाएंगे हम? उससे बनाएंगे जो एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का निर्माण करते हैं। अब वो किसके द्वारा करते हैं? कॉपर के साथ में जो हैलाइड है उसके द्वारा हम एरिल हैलाइड का निर्माण करते हैं। इसी अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं, जैसे ये है एक डाईएजोनियम साल्ट और कॉपर हैलाइड के द्वारा किसका निर्माण किया जा रहा है? एरिल हैलाइड का, और प्लस N2 जो N2 गैस है उसका निर्माण हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? सैंडमायर अभिक्रिया। यदि आयोडाइड का निर्माण करना है, ये सिर्फ क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए है, यदि आयोडाइड का निर्माण करना है तो इसके लिए पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग में लेते हैं। तो इससे एरिल आयोडाइड का निर्माण होता है। ये है सैंडमायर अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन है कि क्लोरोबेंजीन बनाने की गाटरमान अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। अब गाटरमान अभिक्रिया और इससे पहले जो अभिक्रिया की सैंडमायर अभिक्रिया, दोनों लगभग एक जैसी है। इनमें अंतर क्या है कि यहाँ पे जो डाईएजोनियम साल्ट है, डाईएजो साल्ट है, डाईएजोनियम जो साल्ट है उसकी जब हम एरिल हैलाइड बनाते हैं, जो भी है एरिल हैलाइड बनाते हैं, तब हम कॉपर पाउडर का उपयोग में लेते हैं और HCl या फिर HBr उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं हम गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन यानी कॉपर चूर्ण या फिर कॉपर चूर्ण के साथ में HCl या HBr का उपयोग में लेते हैं। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं गाटरमान रिएक्शन। यहाँ पे अगर HCl लिया है तो क्लोराइड होगा, और या फिर HBr लिया है तो ब्रोमाइड होगा। तो इसकी रिएक्शन ये रही। एरिल हैलाइड जो डाईएजोनियम साल्ट है, इसकी कॉपर प्लस HCl के साथ में क्लोरोबेंजीन, और कॉपर प्लस HBr के साथ में ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। ये है इन दोनों में अंतर कि गाटरमान अभिक्रिया के अंदर कॉपर चूर्ण का उपयोग में लिया जाता है। ताम्र चूर्ण की उपस्थिति में डाईएजोनियम लवण के विलयन की संगत हैलोजन अम्ल से, संगत हैलोजन अम्ल यानी HCl या फिर HBr से अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन अथवा ब्रोमीन को बेंजीन वलय पर जोड़ा जा सकता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 3, फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। अब फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया में क्या बनता है? RI यानी एल्किल आयोडाइड बनाने की अभिक्रिया है, बनाने की अभिक्रिया वो है फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया। अब ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये बनाया जाता है RCl या फिर RBr, इन दोनों के द्वारा बनाया जाता है। इन दोनों में से किसी एक की जब सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब हमें RI यानी एल्किल आयोडाइड प्राप्त होती है। तो इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया गया है? फिंकलेस्टाइन। याद रखना कि ये आयोडाइड बनाने की अभिक्रिया है। एल्किल आयोडाइडों का विरेचन यानी बनाने का जो निर्माण है वो प्राय एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइडों के शुष्क एसीटोन लेना है यहाँ पे, शुष्क एसीटोन, और शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं स्वार्ट अभिक्रिया फ्लोराइडों के लिए है, यानी एल्किल फ्लोराइड बनाना है RF, तो हमें बनाने के लिए तो हम स्वार्ट अभिक्रिया बोलते हैं। जब एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए जो उपयोग में ली जाती है जो विधि, वो स्वार्ट अभिक्रिया है। अब ये कैसे बनाई जाती है? सेम वैसे ही, ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड RCl या फिर RBr के लिए अभिक्रिया किससे करवाई जाती है? AgF या Hg2F2 या COF2 या SbF3, इन तीनों चारों में से किसी एक के साथ अभिक्रिया करवा दे तब हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। धात्विक फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, COF2, SbF3 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को गर्म करके
उपलब्ध करना एल्किल फ्लोराइड के संश्लेषण का सर्वोत्तम तरीका है। इस अभिक्रिया को स्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। अब ध्यान रखना, जो फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया है वो किसके बनाने की अभिक्रिया है? फिंकलेस्टाइन अभिक्रिया है आयोडाइड बनाने की, और स्वार्ट अभिक्रिया फ्लोराइड बनाने की। स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा फ्लोराइड और फिंकलेस्टाइन से आयोडाइड बनाया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है वोल्टज अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। अब वोल्टज अभिक्रिया में क्या होता है? वोल्टज अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड लगते हैं। एल्किल हैलाइड को नोट आर एक्स से नोट करते हैं, आर एक्स। 2 मोल लिए, 2 मॉलिक्यूल या फिर 2 मोल। जब इसकी अभिक्रिया शुष्क ईथर में सोडियम के साथ करवाते हैं, तब हमें क्या मिलता है? जब ये आ रहा है, एल्किल समूह दोनों आपस में जुड़ जाते हैं यानी एल्केन बनती है, तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं वोल्टज अभिक्रिया। ये देखिए, 2 मोल सोडियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्केन बनती है, और इसको क्या बोलते हैं? वोल्टज अभिक्रिया। यानी एल्किल हैलाइड से एल्केन बनती है। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिसे मूल हैलाइड की उपस्थिति में कार्बन परमाणुओं से दुगने कार्बन परमाणु होते हैं। इस अभिक्रिया को वोल्टज अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टज अभिक्रिया के जैसी है, बस इसके अंदर एल्किल की जगह हमें एरिल हैलाइड लेना है। एरिल हैलाइड 2 मोल, वहीं सेम शुष्क ईथर और सोडियम, और ये क्या बना देगा? दोनों जो एरिल समूह हैं उनको आपस में जोड़ देगा। ठीक है, ये है फिटिंग अभिक्रिया। ये रही 2 मोल एरिल हैलाइड सोडियम शुष्क ईथर के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, तब दोनों जो बेंजीन समूह आपस में जुड़ जाते हैं, और इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। एरिल हैलाइड भी शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया द्वारा सजातीय यौगिक देते हैं, जिसमें 2 एरिल समूह आपस में जुड़े रहते हैं। इसे फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। यानी वोल्टज और फिटिंग अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। वोल्टज अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के लिए है, वोल्टज अभिक्रिया, और एरिल हैलाइड जो अभिक्रिया देते हैं वो फिटिंग अभिक्रिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण दीजिए। वोल्टज अभिक्रिया हमने कर ली, फिटिंग कर ली, लेकिन अब वोल्टज और फिटिंग अभिक्रिया दोनों पूछ रहे हैं। तो यानी आर एक्स एरिल एल्किल हैलाइड प्लस ए आर एक्स, यानी एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब करवाते हैं वो सोडियम के साथ में, तो क्या मिलता है हमें? आर समूह है वो एरिल समूह पर जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए, जब हमें एरिल हैलाइड की एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब ये आर समूह है वो बेंजीन पे जुड़ गया, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन देता है, इसे वोल्टज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन से पहले ये देख लो कि ये जो रिएक्शन दी गई है नंबर 1, 2 और 3, ये कौन कौन सी रिएक्शन है? पहली रिएक्शन है जो एल्किल हैलाइड है उसकी उपस्थिति में क्या एल्केन बन रहा है यानी हाइड्रोकार्बन बन रहा है, तो ये कौन सी हो गई? ये हो गई वोल्टज रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है वो एरिल हैलाइड की है, सोडियम की उपस्थिति में फिर से दोनों एरिल समूह आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये हो गई फिटिंग रिएक्शन। जब एरिल और एल्किल दोनों समूह आपस में जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं वोल्टज फिटिंग रिएक्शन। काफी बार पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। यानी पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया देनी है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है? बेंजीन के जो बेंजीन है 6,6H6, इसके ऊपर बेंजीन या फिर इसका कोई प्रतिस्थापी है, इसके ऊपर कौन सा समूह जुड़ना? इसके ऊपर एक एल्किल समूह जुड़ना। एल्किल समूह का जुड़ना फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। किसके द्वारा? निर्जल AlCl3 के द्वारा। देखते हैं अभी इसकी रिएक्शन। बेंजीन अथवा बेंजीन प्रतिस्थापी पर एल्किल समूह का जुड़ना फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है। बेंजीन निर्जल AlCl3 के द्वारा।
तो अब देखिए कि बेंजीन का ये एक प्रतिस्थापी है, बेंजीन प्रतिस्थापी, इसके ऊपर ये समूह CH3 समूह जुड़ा और ये CH3 मेटा ऑर्थो या फिर पेरा पे, ऑर्थो या फिर पेरा पे जुड़ गया, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलिकरण। इसके अंदर क्या होता है कि जो निर्जल AlCl3 है वो CH3Cl के साथ रिएक्ट करता है, AlCl3, और क्या बनाता है? CH3 कार्बोथेनाइन, यानी ये कार्बोथेनाइन बनता है प्लस AlCl4 माइनस, और ये है, ये बेंजीन प्रतिस्थापी पर अटैक करता है और तो या फिर पेरा पोजीशन पर। इसके द्वारा ये दो उत्पाद बनते हैं, एक मुख्य होता है इनमें। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या एसिटिल। अब एल्किलीकरण में तो एल्किल समूह जुड़ता है, एसिटिल में RCO ये समूह जुड़ता है, यानी इसका जुड़ना क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो ये किसके द्वारा? वही निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ये देखिए ये समूह है, वही Cl माइनस इसके साथ में जुड़ जाएगा, और ये पॉजिटिव समूह है वो इसके ऑर्थो या फिर इसके पेरा पे, मेटा पे नहीं जाएगा, ये ऑर्थो या फिर पेरा पे जुड़ जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। बस ये समूह जोड़ना है एसिटिलीकरण में। नेक्स्ट रिएक्शन रोजेमुंड अपचयन या रोजेमुंड रिडक्शन पर टिप्पणी लिखी। अब रोजेमुंड रिएक्शन कौन सी होती है ये देख लेते हैं एक बार। रोजेमुंड रिएक्शन, रोजेमुंड रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजोइल क्लोराइड है या RCOCl, यानी ये क्लोराइड जो एल्किल क्लोराइड, यहाँ पे बेंजोइल या फिर जो एल्किल वाला ये क्लोराइड समूह है, इसका रिडक्शन होता है, इसका अपचयन होता है। किसके द्वारा? लेड में BaSO4, इस उत्प्रेरक के द्वारा अपचयन होता है, और ये एल्डिहाइड समूह में, ये पूरा का पूरा समूह है, ये पूरा का पूरा समूह एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ये समूह एल्डिहाइड में अपचयित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं रोजेमुंड अपचयन। इसके अंदर कौन सा उत्प्रेरक काम में लगते हैं? वो है लेड BaSO4। जब ये उपयोग में लेके जब हम इस बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन करते हैं और बेंजोल्डिहाइड मिलता है, तो इसको बोलते हैं रोजेमुंड अपचयन। इस रिएक्शन का नाम है एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड समूह है, यानी ये समूह है एसिल क्लोराइड। क्लोराइड समूह के बेरियम सल्फेट पर अवलंबित प्लेडियम उत्प्रेरक पर हाइड्रोजन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजेमुंड अपचयन कहते हैं, रोजेमुंड रिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन स्टीफन अभिक्रिया द्वारा प्रोपेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे? इसके ऑक्सीजन की अभिक्रिया लिखे, यानी अब हम करेंगे स्टीफन जो अभिक्रिया है या स्टीफन अपचयन है उसके बारे में देखें। ये क्या करता है? जो नाइट्राइल है, जो RCN समूह है, यानी जो नाइट्राइल है, इसका अपचयन कर देता है, अपचयन करता है और ये इमीन बनाता है। इमीन के जल अपघटन द्वारा हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड मिलता है। ये रिएक्शन है। जब अपचयन है वो SnCl2 प्लस HCl इस उत्प्रेरक द्वारा होता है, SnCl2 द्वारा होता है, HCl की उपस्थिति में अपचयन होता है, तो इस अभिक्रिया को स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। ये है स्टीफन अभिक्रिया। RCN SnCl2 HCl की उपस्थिति में ये इमीन में बदल जाता है, और जो कि एल्डिहाइड देता है आगे जल अपघटन द्वारा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल है वो स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत इमीन में अपचयित हो जाते हैं, जो जल अपघटन द्वारा एल्डिहाइड देते हैं। इस अभिक्रिया को स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। तो अब इसमें देख लिया कि स्टीफन रिएक्शन हमें प्राप्त करना है प्रोपेनेल, यानी CH3CH2CHO। तो यहाँ पे एक बात देखने वाली है कि ये CHO समूह CN समूह है वो CHO में बदलता है, यानी यहाँ पे CN होगा तो वो हमें
क्या देगा, प्रोपेनेल दे देगा। यानी इसके लिए CH3 CH2 और CN ये समूह एल्डिहाइड में बदलेगा। इसका स्टीफन अपचेन और फिर जन अपकेटन, तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन, वोल्फ किश्नर अपचेन पर टिप्पणी लिखिए। अब वोल्फ किश्नर अपचेन क्या है? वोल्फ किश्नर अपचेन में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन समूह है, ये समूह ये किस में बदल जाता है, इसका अपचयन हो जाता है, अपचयन। इसका अपचयन करने पे हमें सिंपल जो एल्केन है वो हाइड्रोकार्बन है वो प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं एक ऑक्सीजन की जगह। अब ये अपचयन किसके द्वारा हो, पहले हाइड्रोजन से हो गया। उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम कोई भी क्षार लेते हैं KOH या फिर NaOH। जब क्षार लेते हैं और इसके द्वारा जब अपचयन होता है तो इसको बोलते हैं वोल्फ किश्नर अपचयन। पूरी रिएक्शन देखते हैं। ये एक एल्डिहाइड समूह है और ये हाइड्रोजन द्वारा इस पर ये जुड़ा और ये बन गया हाइड्रोजोन। ये हाइड्रोजोन बन गया और ये जब एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में जब एक क्षार है जब रिएक्ट करता है तो इसको क्या बना देता है, ये एक हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। तो ये हो गया वोल्फ किश्नर अपचयन। यानी एल्डिहाइड एंड कीटोनों का कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद एथिलीन ग्लाइकोल जैसे उच्च क्वथनांक वाले विलायक में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो एल्डिहाइड और कार्बोनिल जो भी समूह है, एल्डिहाइड जो कीटोन का कार्बोनिल समूह है वो CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है। इसी को ही वोल्फ किश्नर अपचयन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन एवं वोल्फ किश्नर अपचयन में कोई एक अंतर लिखिए। अब क्लीमेंसन अपचयन को देख लेते हैं। ये भी एल्डिहाइड समूह को अपचयित करता है, इसके द्वारा अपचयित करके CH2 समूह में परिवर्तित कर देता है C एल्डिहाइड या कार्बोनिल समूह का जो कीटोन का जो कार्बोनिल समूह है उसको। अब इसका होगा अपचयन। वोल्फ किश्नर अपचयन के अंदर पहले हम करते हैं हाइड्रोजन NH2 फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया वोल्फ किश्नर अपचयन। और जो क्लीमेंसन अपचयन है उसमें जिंक अमलगम की उपस्थिति में, जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में जब अपचयन होता है वो क्या होता है, क्लीमेंसन अपचयन। ये देखते हैं इसकी रिएक्शन। ये है क्लीमेंसन अपचयन की, यानी जो एल्डिहाइड या कीटोन समूह है वो जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में CH2 समूह में बदल गया। ये हो गया क्लीमेंसन अपचयन। नेक्स्ट, ये जो अभी किया है हमने वोल्फ किश्नर अपचयन, सेम वही। ये है दोनों में अंतर कि इनके जो वोल्फ किश्नर अपचयन है उसमें ये उत्प्रेरक लेते हैं और क्लीमेंसन अपचयन में जिंक अमलगम की उपस्थिति में HCl लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 40। एल्डोल अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण, एल्डोल अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण की सहायता से समझाइए। अब एल्डोल अभिक्रिया क्या है? एल्डोल अभिक्रिया में जब 2 मोल एल्डिहाइड लेते हैं, 2 मोल एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन हो, वो तनुक्षार की उपस्थिति में क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और वो एल्डोल संघनन प्रोडक्ट देते हैं। संघनन आपस में रिएक्ट करके एल्डोल संघनन प्रोडक्ट देते हैं। जैसे ये है रिएक्शन इसकी एल्डोल संघनन की। इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो इसके पास में ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट करके, जैसे एक CH3 CHO समूह अलग ले लिया, इसको थोड़ा ऐसे बना सकते हैं। तो यहां से जो एक हाइड्रोजन है वो यहां पे जुड़ जाएगा और ये कार्बन है वो इससे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल या एल्डोल समूह बन गया। ये OH में परिवर्तित हो गया
और यहाँ से ये जुड़ गया। इसके बाद में यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके क्या बना देंगे, एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये ब्यूटोइनल बन गया। ये एल्डोल संघनन उत्पाद है, ये है एल्डोल अभिक्रिया। नेक्स्ट है केनिज़ारो अभिक्रिया। अब केनिज़ारो अभिक्रिया को ऐसे याद रखना है कि जो एल्डिहाइड समूह है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, यानी वहीं से दो एल्डिहाइड लेंगे, दो एल्डिहाइड लेने पर जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो ये अभिक्रिया देंगे। अब ये तनुसार की बजाय ये सांद्र क्षार से अभिक्रिया करेंगे, तनुसार की बजाय सांद्र क्षार से, जैसे KOH ले लिया। ये रिएक्शन करके एक का अपचयन होगा और एक का होगा ऑक्सीकरण। एल्डोल अभिक्रिया है, उसके अंदर तो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक संघनन उत्पाद बना देते हैं, लेकिन जो केनिज़ारो अभिक्रिया है यानी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, वो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल का अपचयन हो जाता है, एक का ऑक्सीकरण। देखते हैं रिएक्शन। जैसे ये दो रिएक्शन हैं, दो मॉलिक्यूल है, नंबर 1 नंबर 2, एक का अपचयन हो जाएगा, अपचयन होने से क्या बनता है, अल्कोहल बनेगा एक का, और दूसरे का ऑक्सीकरण हो जाएगा और ऑक्सीकरण से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जो एसिड क्षार से रिएक्ट करके पोटेशियम फॉर्मेट देगा, यानी इसका साल्ट बनेगा। ये है 2 नंबर, एक का अपचयन, दूसरे का ऑक्सीकरण। यानी एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, वो सांद्र क्षार की उपस्थिति में सब ऑक्सीकरण एवं अपचयन, यानी जो असमानुपातन अभिक्रिया होता है, एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु तो अल्कोहल में और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है केनिज़ारो अभिक्रिया। याद रखनी है केनिज़ारो और एल्डोल अभिक्रिया में क्या अंतर है। अब बात आ गई कि एसिटाल्डिहाइड केनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देता, समझाइए। अब एसिटाल्डिहाइड बनाएंगे पहले, एसिटाल्डिहाइड यानी CHO ये समूह। अब ये अभिक्रिया में वही क्षार डालेंगे KOH, तो क्षार डालने के बाद में केनिज़ारो अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन जिनमें नहीं होता वो देते हैं, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे और इसमें तो अल्फा ये कार्बन यानी अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। जब अल्फा हाइड्रोजन है तो ये केनिज़ारो अभिक्रिया की बजाय ये एल्डोल संघनन देगा, एल्डोल संघनन, एल्डोल अभिक्रिया दे देगा। ये किसी भी हालत में केनिज़ारो अभिक्रिया नहीं देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे विद्युत अपघटन की क्रियाविधि समझाइए। अब कोल्बे विद्युत अपघटन की क्रियाविधि क्या है। कोल्बे विद्युत अपघटन में हम एक जो एसिड है उसका साल्ट लेंगे, सोडियम साल्ट ले लिया। जब इसको विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन, तो ये जो RR समूह है ये आपस में जुड़ जाते हैं, प्लस CO2 प्लस H2 प्लस NaOH एक्वस में रहता है। तो ये अभिक्रिया होती है, ये है कोल्बे विद्युत अपघटन। जब ये जो साल्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो साल्ट है, सोडियम साल्ट है, सोडियम लवण है, इसका जो विद्युत अपघटन करवाते हैं तो जो एल्किल समूह हैं, जो R समूह है वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसको कोल्बे विद्युत अपघटन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातु लवणों के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन द्वारा विकार्बोक्सिलेशन यानी CO2 बाहर निकल जाती है और ऐसे हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या अम्ल के एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से दुगनी होती है। यानी इसमें जो R है, इसमें अगर 2 कार्बन होंगे तो इसमें 4 कार्बन होंगे, जो हाइड्रोकार्बन बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे विद्युत अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है टोलन परीक्षण किस समूह की पहचान के उपयोग में लाया जाता है। तो टोलन परीक्षण उपयोग में लाया जाता है एल्डिहाइड के, एल्डिहाइड समूह के परीक्षण। इसकी रासायनिक अभिक्रिया देख लो कि जब एल्डिहाइड का टोलन जो अभिकर्मक है, टोलन अभिकर्मक से
रिएक्ट की जाती है तो इसमें सिल्वर है वो अलग हो जाता है और ये सिल्वर दर्पण बन जाता है। तो ये पहचान होती है कि इसमें एल्डिहाइड समूह है। सिर्फ एल्डिहाइड समूह ही इसकी अभिक्रिया देते हैं। एल्डिहाइड को ताज़ा बने अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ गर्म करने पर सिल्वर धातु बनने के कारण चमकदार सिल्वर दर्पण बन जाता है। एल्डिहाइड संगत कार्बोक्सिलेट रेनाइन में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में संपन्न होती है। ठीक है, ये हो गया टोलन परीक्षण जो एल्डिहाइड है। नेक्स्ट है कार्बन एमीन अभिक्रिया। कार्बन एमीन अभिक्रिया क्या है, काफ़ी बार पूछी जाती है। इसका दूसरा नाम भी है आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, तो कार्बन एमीन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन है, पहली बात तो ये अभिक्रिया देते हैं। इसके अलावा द्वितीय या फिर 2 डिग्री या 3 डिग्री है वो अभिक्रिया नहीं देते। जब इसकी अभिक्रिया CHCl3 प्लस KOH के साथ करवाते हैं तो हमें साइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड समूह बनता है। तो इसको बोलते हैं कार्बन एमीन अभिक्रिया। इसकी रिएक्शन देते हैं। ये है 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन की CHCl3 और 3 KOH के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तब आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसको बोलते हैं कार्बन एमीन अभिक्रिया। ये याद रखनी है आपको। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक जो प्राथमिक एमीन है, सिर्फ प्राथमिक एमीन अभिक्रिया देते हैं। क्लोरोफॉर्म यानी ये है क्लोरोफॉर्म और एथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड अथवा कार्बन एमीन बनता है। तृतीयक एमीन यह अभिक्रिया नहीं देते। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री जो एमीन है वो इस अभिक्रिया को नहीं देते। इस अभिक्रिया को कार्बन एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं और आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। यह प्राथमिक एमीन के परीक्षण की प्रयुक्त विधि है। नेक्स्ट है प्राथमिक एमीनों के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण दीजिए। यानी जो अभी कार्बन एमीन अभिक्रिया की है वही पूछी है 2022 के एग्जाम में, तो ये अभिक्रिया बता देनी है आपको जो अभी की है। नेक्स्ट है डाईएज़ोटीकरण। डाईएज़ोटीकरण को बताना है। तो डाईएज़ोटीकरण क्या होता है कि जो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, एमीन, उसके द्वारा डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण होना क्या कहलाता है, डाईएज़ोटीकरण। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ये है 1 डिग्री जो एरोमेटिक एमीन है, 1 डिग्री है, इसके द्वारा डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण हुआ है। ये है डाईएजोनियम साल्ट, इसको बोलते हैं एज़ोटीकरण साल्ट। तो ये किसकी उपस्थिति में होती है, NaNO2 और HCl की उपस्थिति में, और इसका टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। यानी डाईएजोनियम क्लोराइड को एनिलीन या नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया, एनिलीन एवं नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बनाया जाता है। नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया मिश्रण में यह सोडियम नाइट्राइट एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के डाईएजोनियम में परिवर्तन को ही डाईएज़ोकरण या डाईएज़ोटीकरण कहते हैं। यह है इसकी परिभाषा। अस्थायी प्रकृति के कारण डाईएजोनियम लवण का भंडारण नहीं कर सकते और इसे तुरंत प्रयोग में लेते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये थे जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन थी जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है 12th क्लास के। तो आगे की जो वीडियो है वो आती रहेगी, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।